नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल द्वारा दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को भी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा घोषणा की और मुख्यमंत्री ने 1971 युद्ध के वीर सैनिकों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया ये युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो कि प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने विश्व को दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। और चमोली में विजय दिवस के मौके पर जिला पंचायत सभागार में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुवित्री देवी और इसी के साथ साथ मुख्य विकास और अधिकारी नंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व आयोजन स्थल पर मुख्य अतिथि सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। विजय दिवस के मौके पर जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत पाक युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के मध्य 13 दिनों तक चले युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की और इस विजय के लिए भारत के कई सैनिकों ने बलिदान दिया। उन वीर सेनानियों को याद करते हुए हम उनके बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कहा कि ये क्षण हमारे लिए भी गौरव का पल है कि हमें अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का अवसर मिला। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति के सदस्य सुरेखा डंगवाल ने इसको लेकर कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है और ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने को है। ट्रेनिंग से शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और मनु गौड़ जी भी इसमें सदस्य हैं जो पहले से हमारे साथ सदस्य हैं। मैं स्वयं पहले से ड्राफ्ट कमेटी में सदस्य हूं और अमित सिन्हा जी की वो आपका एनआईसी और ये सारा पोर्टल में कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, कहीं हमारे जो प्राइवेट पर्सनल डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक में रहें, इसके लिए अमित सिन्हा जी इस कमेटी में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के कार्यों की प्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। और अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपामा सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं और ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। देखिए कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूं उनको
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो वो दूर करने में उनको सक्षम है। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूँ उनको। और डूमक गांव से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 62 साल के बीमार बुजुर्ग भवान सिंह सनवाल को सड़क के अभाव में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग के साथ गांव के लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भवान सिंह सनवाल बीमार थे, जिसके चलते वे पथरीले रास्ते से होकर सड़क पर जाने में असमर्थ थे। तभी गांव के लोगों की मदद से बुजुर्ग को डंडी कंडी से बिठाकर कई किलोमीटर पैदल जो है पथरीले रास्ते से लेकर रामुखी सड़क तक पहुंचाया गया। वहीं एक और डुमक गांव के ग्रामीण सड़क को समस्या को लेकर पिछले कई महीनों से धरना उपवास पर बैठे हुए हैं और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पथरीले रास्ते से बीमार व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सड़क के अभाव में लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके बाद से देखिए 62 वर्षीय बुजुर्ग को कंडी डंडी के सहारे उन्हें सड़क पार कराया जा रहा है। लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रशासन पर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों के अभाव में लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान नजर आ रहे हैं और पैदल ही पथरीले रास्ते पर कंडी डंडी के सहारे इस बुजुर्ग को ले जाने के लिए देखिए किस तरह से ग्रामीण मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर सड़क के अभाव में लगातार ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी जो ग्रामीण है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया है। जहां पर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर से फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अंदेशा नहीं है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य बना हुआ है और वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए आज जो है 16 दिसंबर हो गया है, तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है। और उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने देहरादून में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करना अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को याद करते हुए कहा कि उनके समय में क्या हुआ था ये सबको पता है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि बीजेपी के नेता देश के अन्य हिस्सों में हो रहे अपराधों को, अत्याचार की घटनाओं पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये आपकी आत्मा क्या कहती है, हर पढ़े लिखे की आत्मा क्या कहती है? ये बेशरम सरकार और इसके बेशरम मंत्री और बेशरम कार्यकर्ता हैं। उत्तराखंड में आंदोलन, इधर आंदोलन, उधर आंदोलन, हिंदुओं की रक्षा करो। मणिपुर में जो रह रहे हो कौन है?
उनकी रक्षा कौन करेगा? अंकिता भंडारी कौन है, उसकी रक्षा कौन करेगा? वो संतरे साहब में 14 साल की बच्ची है, उसकी रक्षा कौन करेगा? इन चीजों में इनको मौन सद जाता है। इंदिरा गांधी ने और मनिक शॉ जो फील्ड मार्शल थे, पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े और देहरादून में राज्य का पहला सोलर मेला आयोजित किया गया है। इस मेले का आयोजन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और साथ ही इस तरह के आयोजन निकटतम भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो देखिए, देहरादून से तस्वीर दिखा रहे जहां सोलर मेले का आयोजन हुआ है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से भी लगातार सोलर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बीच देखिए, देहरादून में भी इसके लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहाँ खुद यहाँ पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आए, जहां पर सोलर मेले का आयोजन किया गया था। और सोलर ऊर्जा को किस तरह से बढ़ावा देना है, इस बात पर भी यहां पर चर्चा की गई। फिलहाल ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर सोलर मेले के आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आए। ये पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कॉफी काज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण और सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन गोकुल संस्था की सचिव मधु मैखुरी ने कराया, जहां पर सचिव मधु मैखुरी ने बताया कि संस्था की ओर से हर वर्ष दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में 13 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाए गए हैं और इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिलाई मशीन और कंप्यूटर का वितरण भी किया गया है। देखिए, गोकुल संस्था हर वर्ष जो पहाड़ों से और देहरादून से चयनित दिव्यांगजन हैं उनको कृत्रिम अंग लगाती हैं। तो इस वर्ष भी हमने 13 लोगों को, जो कि पौड़ी जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, उत्तरकाशी जनपद से आए थे और एक तो बिहार से भी हैं, तो इन्हें 13 लोगों को हम लोगों ने गोकुल आर्टिफिशियल लिम्स केंद्र में जो आर्टिफिशियल लिम्स यहाँ पर बनाए गए थे, तो वो उन्हें लगाया है। इसके साथ ही हम लोग स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, पलायन की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, पलायन रोकने की दिशा में। तो इस कड़ी में हम लोग ने कुछ दिव्यांग जनों को सिलाई केंद्र खोलकर या कंप्यूटर केंद्र खोलकर पहाड़ों में ही उन्हें प्रेरित किया है कि वो वहीं पर रहकर सेवाएं प्रदान करें। और भाई, उत्तराखंड में नगर निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही तमाम जगह पर इसका विरोध होने लगा है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई नेता विरोध में सामने खड़े हो गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर अपने बयान में साफ किया है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही किया जाता है। जिन जगहों पर इसका विरोध हो रहा है वहां के बारे में आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सब कुछ नियम के अनुसार ही होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और निकायों में आरक्षण का भी देखिए लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में भव्यता बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। जहाँ इस बीच मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब कुछ नियमों के अनुसार ही होता है, सब कुछ नियम और कानून के अंदर ही रहकर जितने भी कार्य होते हैं उन्हें संलग्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का
ये बयान सामने आया है। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुखिया का एक बयान सामने आया है जिसमें निकायों में आरक्षण का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है अपने बयान में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ भी काम होना है वो सब नियम और कानून के कायदे के अनुसार ही किया जाना है। अब देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है। उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है। और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है। और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रात देश भर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए संचालित अभियानों की श्रृंखला में उत्तराखंड के देहरादून में आगामी 16 दिसंबर से 2 दिवसीय प्रथम और मेला का जो है आगाज आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। राज्य में यह आयोजन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के निर्देशन में उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी संयुक्त रूप से करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह उत्तराखंड देश में अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हो गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कॉफी काज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। और वहीं मंगलौर के मुंडियाके स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लग गई और वहीं आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के अनुसार मंगलौर के मुंडियाके स्थित प्लास्टिक से पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में रात लोगों ने फैक्ट्री में जो है आग की लपटें उठती देखी। देखते ही देखते आग अचानक भीषण तरह से फैल गई। आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री के अंदर करीब 10 से 12 लोग मौजूद रहे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। तो प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और जैसे ही ये सूचना मिली तभी उसी वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि कैसे भी करके आग पर काबू पाया गया, तब तक काफी नुकसान की भी अंदेशा जताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंगलौर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई है और आग काफी भीषण लगी हुई थी और जैसे ही जो है आग लगने की घटना लोगों के सामने आई, वैसे ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग बुझाने के लिए जो है दमकल विभाग को बुलाया गया और दमकल जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आपको मंगलौर से दिखा रहे हैं, जहां एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। कंपनी का कारण अभी कोई जो है जांच के बाद ही जो जानकारी लग पाएगी। अभी जो है हम आग जो है बुझा रहे हैं, जैसी आग बुझ जाएगी फिर उनसे जानकारी करेंगे, तब जो है बताया जाएगा। कई घंटों का प्रयास किया जा चुका लेकिन आग नहीं बुझी। आग जो है भयंकर जो है फैली हुई है। गाड़ी यहाँ लगभग जो है 10-12 गाड़ियाँ हैं जो लगातार जो है पंपिंग करके भी आग बुझा रही है। कब तक बुझा ली जाएगी सर? आग की अभी जो है बता नहीं सकते, भयंकर आग है, जैसी बुझ जाएगी मैं जो। कंपनी में वर्कर भी काम करते हैं सर, कितने वर्कर जो है आज छुट्टी का दिन था इनका, जैसा बताया कोई जो है हताहत नहीं हुए, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं।
और वही 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मिले विजय की स्मृति में पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, सीमांत खटीमा में भी भूतपूर्व सैनिक संगठन ने तहसील परिसर विजय दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए शहीद सैनिकों को एसडीएम रविंद्र बिश्ने व संगठन के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन गंभीर राज सिंह धामी ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। विजय दिवस हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि 1971 में जो हमारे पूर्व सैनिकों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उनकी वीरांगनाओं को यहाँ पर आज बुलाकर उनके सम्मान में यहाँ पर उनको समर्पित किया जाता है। इसलिए हर साल की तरह यहाँ पर बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं और हमेशा उनको याद रखते हैं। आज 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया। आज बांग्लादेश की हालत देखिए, हमारे हिंदुओं के ऊपर उतना कितना अत्याचार हो रहा है और हमारे पूर्व सैनिक उससे बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि वो सब 1971 वाले पूर्व सैनिक जितने भी हैं उनको सब पता है। 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रहा है। 14 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में अल्मोड़ा के 25 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 12 सैनिक घायल हुए थे और इसी क्रम में अल्मोड़ा छावनी परिषद स्थित शहीद स्मारक में सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम करते हुए वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी, डीएम आलोक कुमार पांडे, एसएसपी देवेंद्र पिंचा समेत कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक में पुष्पचक्र और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। हम सबके लिए आज ये बड़ा गौरवशाली क्षण है कि आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान पे 14 दिन तक पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला और उसमें विजय प्राप्त करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। और सबसे खुशी की ये बात है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने बड़ी भारत में आत्मसमर्पण किया और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विजय थी। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमारे वीर सैनिकों ने इस देश की सीमाओं में एक सजग प्रहरी के रूप में इसके भारत की आन बान शान के लिए हमेशा समर्पित होकर अपनी सेवाएं दी है। विजय दिवस है और देश के गौरव का आज पर्व है। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो है पर्व है और आज के दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने हराया था। विश्व इतिहास में अनुपम दिवस है और हम अपने सैनिकों को आज बधाई देते हैं और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। विजय दिवस है और देश के गौरव का आज पर्व है। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो है पर्व है और आज के दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने हराया था। विश्व इतिहास में अनुपम दिवस है और हम अपने सैनिकों को आज बधाई देते हैं और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।